नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत इस्सर उर्फ आपका चहेता दुर्योधन आज सीजी भास्कर यूट्यूब चैनल का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके समक्ष पधारा हूं। हाल ही में 11 और 12 अप्रैल को भिलाई में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। वो ऐसा भव्य कार्यक्रम था कि उसकी कुछ रील्स वायरल हुई हैं। वो ऐसी प्रचलित हुई कि सब लोगों ने इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर उसको इतना सराहा। जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये ऐसा भव्य आयोजक, ये जो कार्यक्रम किया गया, ये कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि मेरे दो मित्र, मेरे भाई, एक थे खली जो WWF के रेसलर हैं जिन्होंने अंडरटेकर को हराया, वे वहां पे 11 अप्रैल को पधारे। और दूसरे थे बिंदु दारा सिंह जो दारा सिंह जी के सुपुत्र हैं, वे भी वहां पर 12 तारीख को पहुंचे। वो तो हमेशा हमने उनको हनुमान जी के पात्र में देखा है। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई मुझे बताओ इतना अच्छा ये कार्यक्रम किसने किया? तो उन्होंने बताया कि वहां के जो विधायक हैं विकेश सेन जी, जो वहां के 5 बार पार्षद रह चुके हैं, ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उन्हें हमारे इस चैनल पर बुलाया जाए और उनसे कुछ बातचीत की जाए। तो आइए मिलते हैं विकेश सेन जी से। नमस्कार विकेश। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं महाराज कि आप 5 बार पार्षद रहे और हाल ही में आप जो है वहां के विधायक हैं जी। तो ये राजनीति में ये किस तरह आपका वहां पे आगमन हुआ, आपका रुझान कैसे हुआ और राजनीति में आपने प्रवेश कैसे किया? देखिए, मेरी आयु 21 वर्ष की थी और उस समय मुझे राजनीतिक समझ नहीं थी कि पार्टियां होती क्या है, नेता, विधायक और सांसद किसे कहा जाता है। मुझे बिल्कुल नहीं है इसका ज्ञान था, क्योंकि उस समय मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। अचानक हम लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो पंडाल बनाते हैं। तो पंडाल हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो उस समय एक शराबी जो है वो माता के मंच पे चढ़ गया। तो हम लोगों को उसको पीटना पड़ा, समझाया नहीं समझा तो हमको उसको पीटना पड़ गया। तो पीटे तो थोड़ा सा डांटे उसे, तो उसने FIR कर दी। FIR कर दी तो हम लोगों के लिए बड़ा, क्योंकि बच्चे थे हम तो पुलिस आई, बोले कि भाई आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो हमने कहा अभी हमने क्या किया? तो बोले आपने उसको डांटा, आपने उसको पीटा। तो मतलब हम तो उसको डांटे भी नहीं, ज़्यादा पीटे भी नहीं, बस समझा के उसको उतार दिए। तो बोले नहीं नहीं, आप उसने FIR कर दिया है, अब आपको थाने चलना पड़ेगा। तो मतलब ठीक है, कल आ जाएंगे थाने। तो मुझे पता चला कि अगर पुलिस से बचना है तो किसी नेता के पास जाना है। तो हम वहाँ के सब स्थानीय नेताओं से मिले जुले सबसे। तो कोई नेता पूजा कर रहा है, कोई नेता मिलने का समय नहीं दे रहा है, तो नेताओं के पास टाइम नहीं था। तो मैं हंसी मजाक में अपने दोस्तों को बोला कि देखना अब मैं खुद नेता बनूंगा। और उसके बाद तत्काल जो है नगर निगम का इलेक्शन था। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तू नेता बनने वाला था ना, अब चुनाव आ गया, पहली बार भिलाई में इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि भिलाई पहले साडा था, यानी साडा एक संस्था थी। उसके बाद ये तय हुआ कि नगर निगम बनेगा। ओके। नगर निगम में पार्षदों का जो है चुनाव होगा, मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में। तो मैं लड़ लेता हूँ, उसके फायदे बताओ। बोले इसका फायदा ये है कि सब हमारी सुनेंगे, अब सब हमारी सुनेंगे। हम जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं, SP कलेक्टर हमारे हिसाब से चलेंगे, सब चीज हमारे हिसाब से होगा। एक मतलब वहां के लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो लेकिन वो बताने का तरीका उसका अलग था, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर हमने कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, फिर तो मैं भी नेता बन जाऊंगा, तो मैं भी लोगों को थाने से छोड़ा सकता हूँ। तो फिर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो खड़ा तो होने का ऐसा था कि मैं दूसरे का नामांकन फॉर्म भरने गया था। तो वहाँ पे जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला ये सीट आरक्षित है OBC सीट के लिए, और आप जो भरने आए हो, मेरा दोस्त जो भरने गया था वो सामान्य जाति का था। तो उसको कहा गया कि भाई आपको जो है आप नहीं फाइट कर सकते, यहाँ OBC होगा। तो फिर मैं उस अपने दोस्त को बोला यार इतना तू बुला लिया, तू चुनाव नहीं लड़ रहा है, चल समोसा खिला। वो समोसा खिलाने के लिए मुझे ले गया। उतने में ही तहसीलदार का जो PA था मेरा रिश्तेदार निकल गया। बोले कैसे आया? मैं बताया इसके लेने आया था चुनाव लड़ने के लिए। बोले ये लड़ नहीं सकते, सामान्य जाति का है। तो बोले तुम लड़ लो। बोला मैं कैसे लड़ लूँ? तो बोले तुम लड़ सकते हो, हम लोग पिछड़ी जाति में आते हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जाति होता क्या है और पिछड़ा जाति क्या होता है। तो हमने तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को हमने दे दिया और एक्सेप्ट हो गया। और जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, जहाँ का मैंने फॉर्म फिलअप किया,
वहाँ मैं कभी गया ही नहीं था। मेरा घर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। ओके। और वो सिर्फ वहाँ पे वर्दी वाले लोग रहते थे, पुलिस विभाग, सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड कॉलोनी, ये 3 लोग ही वहाँ निवास करते थे। तो मैं बोला कि ठीक है, अब ये लड़ लेते हैं। सब क्या वोट मांगने गया। बोले कहाँ रहते हो बेटा, चुनाव लड़ रहे हो। अब मैं उस समय एक धर्म कांटे में काम करता था। वहाँ का बड़ा फेमस धर्म कांटा था, रुक्मणी धर्म कांटा। 750 रुपये में पेमेंट थी। वो 750 रुपये मेरे पास बचा हुआ था, उसी से पॉम्पलेट हुआ लिया और लोगों को बोला कि कोई पूछता था कहाँ रहते हो, तो मैं बोला पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन वाले पूछते थे कहाँ रहते हो, मैं बताता था फायर ब्रिगेड में। ऐसा करके टोटल मुझे 151 वोट मिले और 9 वोट से मैं पहला चुनाव जीत गया। ऐसा मेरा राजनीतिक सफ़र चालू हुआ। फिर अलग अलग वार्डों से 5 बार मैं पार्षद बना, फिर अभी वर्तमान में विधायक हूँ। मैं एक इसमें आपको थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहूँगा। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ ये पिछड़ी जाति जो शब्द मैंने सुना, थोड़ा इस पर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। देखिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है जी और बाबा साहेब ने संविधान लिखा। जी और हमारी जो कुछ जातियां हैं, जैसे नाई जाति है, धोबी जाति है, जो साहू समाज है, तेली समाज, जो देवांगन समाज है जो सब्जी का व्यापार करते हैं, लोहार है, विश्वकर्मा है, इनको पिछड़ी जातियों में रखा गया है। तो ये जो है मैं उसी का हिस्सा हूँ। और वार्ड का जब आरक्षण होता है तो जातियों के आधार पे होता है कि कौन सा सामान्य सीट है। जहाँ पे सामान्य रहने वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ पे सामान्य सीट होता है, जहाँ पे एससी समाज के लोग ज़्यादा है तो वहाँ एससी सीट होता है। ऐसे अलग अलग जो है वार्डों का आरक्षण होता है। तो उसी का एक प्रयास है कि पिछड़ी जाति जो है, और जिस छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 57% पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। देखिए, आपसे बात करते हुए मुझे सडनली मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि द्वापर युग जब हमने महाभारत जब महाभारत हुआ था, तो मैं आपको द्वापर युग में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि दुर्योधन ने भी जाति के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी और उसने जो निम्न जाति, जिसे आपने कहा जो पिछड़ी जाति, वो सूत पुत्र कर्ण का साथ दिया था। और ये यानी कि ये जो लड़ाई है तो अनादिकाल से चली आ रही है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी जाति का उपयोग, इस जाति शब्द का उपयोग नहीं है। जाति तो होती, ये तो 4 वर्ण है। उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए, सोसाइटी ठीक से चले उसके लिए ये 4 वर्ण बनाए गए थे। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो 4 वर्ण थे वो 4 जाति में तब्दील हो गए। तो आप जो है वो जो, तो आपने फिर वहां से आपने उस क्षेत्र से आपको मतलब लड़ने का आपको मौका मिला। लड़ने का मौका मिला और जीतने के बाद भारत देश में एक इतिहास बना। भारत देश का उस समय सबसे कम उम्र का पार्षद बनने का सौभाग्य मिला 21 साल की आयु में। हाँ जी, बहुत ही काबिल तारीफ बात। जी 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 जी। अच्छा, मैं महाराज ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जो है, आपको देखो मौका मिला, आप जीते, पर हम अमूमन ये सोचते हैं कि एक जो राजनीति जो है, पॉलिटिक्स, इसमें आपका गॉड फादर का होना बहुत ही आवश्यक है। और कहते हैं ना कि भाई आपका एक वसीला है, आपका जैक, या आपके ऊपर किसी का, वो आपके सर पर हाथ होना जरूरी है। क्या ये बात सत्य है? अगर है तो आपके साथ फिर कौन था? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और इस पार्टी में आपको कर्म करना पड़ता है, इसमें गॉड फादर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं एक तो बताया आपको कि एक तो पिछड़ी जाति से आता हूँ। मैं पिछड़ी जाति नहीं, मैं माइक्रो ओबीसी से हूँ। ऐसी जाति जो मतलब बहुत छोटी जाति है, मतलब ओबीसी से भी छोटी। तो उस कास्ट से आता हूँ। मेरे पिताजी सैलून का काम करते थे, दाढ़ी कटिंग बनाते हैं, और अभी तो इस दुनिया में नहीं है वो। और अभी तक जो है पिछले 1 साल 2 साल पहले तक जो है हमारे भाई लोग भी सैलून का काम करते थे। और दाढ़ी कटिंग में खुद जो है, एक यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो मैं नाम को सर्च करेंगे तो एक सैलून में मैं विधायक बनने के बाद दाढ़ी कटिंग बनाने गया। वो इसके पीछे उद्देश्य ये था
कि अधिकतर लोग जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो अपनी जाति को छुपाने लगते हैं। तो मैं अपनी जाति को ना छुपाने के लिए मैं वहाँ पे गया, और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मेरा गॉडफादर जो है ईश्वर है, भगवान है, और मेरा गॉडफादर कमल निशान है। और मैं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का पालन कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। और मेरा जो प्रदेश संगठन है और जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी नज़र मुझ पे पड़ी कि ये लड़का इतना, क्योंकि मैं 25 साल से अलग अलग विषयों पे काम करते आया हूँ जनता के हित में। तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, ये लड़के को अगर पार्षद 5 बार जीता है तो कुछ तो काबिलियत होगी इस लड़के का। मेरा पूरा इन्होंने बायोडाटा निकाला और ये तय किया कि आपको जो है विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे विधायक का उन्होंने टिकट दिया, और उसे मैंने शिद्दत से निभाते हुए 41,000 के लगभग जो है उससे मैं जो है रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। वाह, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। जी जी भाई साहब। अब देखिए, मैं अपने श्रोताओं को ये बात बताना चाहता हूं कि जाति कोई नहीं होती, कर्म प्रधान होता है सब कुछ। और ये आपने जो अपने लोग अपनी जाति कहीं पोजीशन पे पहुंचने के बाद छुपाते हैं जी, आपने न कि छुपाया, उल्टा आपने जाके वो कार्य फिर किया, वो कर्म किया। क्या तो ये जो कर्म प्रधान, तो हमारे देश की जो वर्ण थे वो था कि आप कर्म को ज्यादा महत्व दें। आपका हर जो प्रोफेशन है वो कर्म प्रधान होना चाहिए। ये जो है बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और भाजपा ने जो आपको चुना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर आपके उस टैलेंट को सराहा और आपको ढूंढा और कहा कि नहीं भाई इन्हीं को देंगे, तो इसीलिए जो हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल बनेगा। अब महाराज, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने जब इलेक्शन लड़े, मैंने थोड़ा आपके विषय में थोड़ा स्टडी किया है, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे देखिए क्या होता है, अमूमन जब हम इलेक्शन लड़ते हैं जी जी तो होता क्या है कि आपका जो प्रतिद्वंदी होता है, जो आपका ओपोनेंट है, जी जी मैंने उनके बारे में भी पता किया, जी जी वो तो उनके रिश्तेदार वो थे, वो तो ऊपर तक पहुंचे हुए थे। जी 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 तो वो तो जैसे कि एक महाभारत में वो चक्रव्यूह को भेदने के बराबर था। जी जी जी। तो आपने अभिमन्यु बनकर उस चक्रव्यूह को कैसे भेदा? निश्चित रूप से जो मेरा प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। और वो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, भूपेश बघेल जी, उनके रिलेटिव थे। रिलेटिव यानी उनके जो गुरु है, उनके बेटे के दामाद थे। रिश्तेदारी थे। और पूरा उनके पास प्रशासनिक तंत्र था। उनके पास आज जो भी एक मुख्यमंत्री थे वो तो एक पैसे रुपए में भी कोई कमी नहीं थी। और चारों तरफ से मुझे साम दाम दंड भेद और निश्चित रूप से उन्होंने जो है स्पेशल जो है पूरे छत्तीसगढ़ की सीट को छोड़ के उन्होंने अपनी सीट, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अपनी सीट जहाँ से जीतने वाले थे, और मेरी सीट क्योंकि उनके रिश्तेदारी में थे वो, ये दोनों पे ही उन्होंने फोकस किया। नजर फोकस वही नजर थी। कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, मुझ पे कई हमले किए, कई प्रकार के चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से आपका महाभारत में जैसे अभिमन्यु थे, वैसे ही मैं चारों तरफ से जो है अपने कर्मों के आधार पे, और जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी पे लोगों को विश्वास है, और मोदी गारंटी सबसे बड़ी बात जी। तो मोदी गारंटी के तहत जो है उस चक्रव्यूह को तोड़ने में मैं सफल रहा, और अभिमन्यु के रूप में राकेश सिंह जो है एक विधायक चुने गए। और न केवल चक्रव्यूह को तोड़ा, अब वापस भी आ गए। बिल्कुल, वापस भी आ गए। और निश्चित रूप से अपना कर्म कर रहा हूँ और प्रयास करता हूँ कि जनता के हित में प्रतिदिन कुछ ऐसा नया नेटिव करूँ कि जिसके तहत जनता मुझे स्वीकार करे और अपने गर्व से कह सके कि भारत देश में एक हमारा विधायक है जो काम करता है, जो लोगों के लिए लड़ता है, और विकास के साथ साथ राजनीतिक रूप से काम, धार्मिक रूप से काम, सामाजिक रूप से काम करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया जी, ये तो बहुत ही सीख है हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, जाति चुनने का अधिकार किसी को नहीं होता, क्योंकि आप जहाँ पैदा होते हैं, लेकिन कर्म करने का और अपने आप को सफल बनाने का ये जो अधिकार है, ये जो हक है, ये आपके हाथ में है जी। और राकेश जी, जब आपने ये मुझे जब बताया कि वो पिछड़ी जाति का, तो मुझे तो महाभारत याद आ गया।
मुझे द्वापर युग याद आ गया, क्योंकि द्वापर युग में भी, उस महाभारत काल में भी, जब कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसे रंगभूमि में उस प्रतियोगिता में भाग लेने को मना किया गया, तब दुर्योधन ने उसका साथ दिया था। अच्छा। तो दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण से कहा था, नहीं गुरु द्रोण, ऋषियों की गोत्र और नदियों की स्तोत्र कौन देखता है? सूर्य चंद्र स्वयं अपना परिचय ये इतिहास दोहराता है। जाति जाति वे रखते हैं जिनकी शक्ति होती पाषंड, नहीं जाननी जाति इसकी जाति है इसके भुजदंड। तो कहने का मतलब है कि आदमी का जो कर्म होता है, ये हमारे जो ऋकेश सेन जी हैं, आप इनकी जाति पर ना जाइए, इनके भुजदंडों पर जाइए, इनके कर्म को देखिए। तो आप मेहनत करते रहिए, आप कर्म करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण, सबूत हमारे पास है ऋकेश सेन जी। तो हमारे चैनल में आज बहुत ही मजा है आपसे बात करके। जी। आप इसी तरह लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। जी। लोगों का जो होता है ना, उनकी जो जीवन यात्रा में जी उन्हें सफल बनाइए, जी। उनके लिए मेहनत करते रहिए। और पब्लिक के बीच में जाके एक चीज अवश्य पता चला जी। अभी मैं स्कूटी से गली गली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक स्कूटी यात्रा की प्रारंभ की है 15 अप्रैल। अच्छा, स्कूटी यात्रा। स्कूटी ये क्या है? ये है कि विधायक और सांसद या बाकी बनने के बाद आप वीआईपी कल्चर में आ जाते हैं। हाँ। तो वो वीआईपी कल्चर में आप बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और आप जो है बस मेन रोड से निकलते हैं, लोगों को हाय हेलो करते हैं और आप जो है अपना उनका आवेदन ले लेते हैं। हाँ। आप उनकी तकलीफ को नहीं जानते हैं, उनसे आप दूरियां हो जाती है। तो मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं जनता के बीच में रहूंगा। तो 15 अप्रैल से मैं गली गली एक वार्ड से मैंने स्टार्ट किया और वो अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति तक जो मेडिकल से परेशान है, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिसके घर के सामने की नाली नहीं बनी है, जिनका सीमेंटीकरण नहीं हुआ है, जिसको पेयजल की समस्या से परेशानी हो रही है। तो ऐसे अंतिम पंक्ति तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई गली नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई घर नहीं छोड़ रहा हूँ, जहां तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 1 साल पहले आप तैयारी करते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधियों को अधिकतर मैं देखता हूँ, या 6 महीना पहले, और उसके बाद तमाम आप वादा करते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम बना देंगे, एक बार और मौका दीजिए। लेकिन आप पहले दिन से अगर काम करने निकलोगे तो ये आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अधिकतर आप कोई भी देश के कहीं पे भी चले जाइए, विधायकों के बारे में अगर आप पूछेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ, एक दिन आए थे सामाजिक कार्यक्रम में आए थे, एक दिन आए थे धार्मिक कार्यक्रम में आए थे, एक दिन आए थे भूमि पूजन करके गए थे। लेकिन अंतिम पंक्ति तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि स्कूटी के माध्यम से लोगों तक, घरों तक पहुंचने का प्रयास करूं, जानने की कोशिश करूं। और बिंदु दारा सिंह और खली जी का जो आमंत्रण था, उस विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी बनारस काशी का उन्होंने कॉरिडोर बनाया, उज्जैन का कॉरिडोर बनाया, अयोध्या भगवान राम की वापसी 500 साल बाद हुई। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर का सपना देखा था, हमसे लोग पूछते थे, दूसरे राजनीतिक दल के लोग, बताइए तारीख, बताइए भगवान राम कब लौटेंगे, बताइए भगवान का भव्य मंदिर कब बनेगा। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ये करके दिखाया है। तो वैसे ही मेरे यहाँ भिलाई में एक प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों पुराना। उस मंदिर की बजरंगबली का मंदिर है, बड़ी ही मान्यता है उस मंदिर की। उस मंदिर में जो भी जाता है मन्नत मांगने, उसे पूरा होता है। हमारा जो भिलाई है वो मिनी भारत है। उस मिनी भारत में सभी जाति और धर्म के लोग वहां पे निवास करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। हम पटरी बनाते हैं और पटरी पे पूरा भारत दौड़ता है, यानी पूरी ट्रेनें जो है उस पटरी पे दौड़ती है। हमारा भिलाई शिक्षा धानी है, हमारा भिलाई खेल धानी है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है राजेश चौहान दिया। हमारा भिलाई जो है कला धानी है, हमारा कला धानी, हमारे तीजन भाई जैसे बड़े बड़े कलाकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने भिलाई से दिया। तो ऐसे ही एक हमारे कुछ हॉकी प्लेयर्स भी वहां के हुए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। मैं एक दिन जब चुनाव लड़ा और जीता तो मैं मत्था टेकने, वहाँ हम लोग कोई भी हो सब वहीं से शुरुआत करते हैं। तो क्या मैं देखा कि 2 लाइटें जल रही हैं और ऐसा मंदिर जहाँ से मैं पार्षद से विधायक बन गया, मेरे घर में उन्होंने उजाला कर दिया। और जो देने वाला है उनका घर अंधेरे में है।
तो मैंने तय किया कि जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैं भिलाई की जनता से मैंने आह्वान किया और जन सहयोग से 1 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा किया और उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और उस मंदिर को अब इतना अच्छा सुंदर बन गया कि अब लोग जो है जो 5 मिनट में चले जाते थे, क्योंकि काफी अंधेरा भी रहता था, अब लोग जो है वहां पे घंटों बैठते हैं, ऑनलाइन दर्शन भी करते हैं। तो अब मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा मंदिर बन गया तो अभिषेक के लिए हनुमान जन्मोत्सव में महाशाली बलशाली किसी को बुलाया जाए। अच्छा किया। तो हमने तो बचपन से दारा सिंह जी को ही हनुमान माना है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसे साक्षात- आपको आज भी लोग दुर्योधन बोलते हैं आज जी। भी। तो वैसे ही हमने कहा कि भाई हम तो कोई बुलाएंगे, दारा सिंह जी अब तो इस दुनिया में है नहीं, तो उनकी परछाई उनके बेटे बिंदु दारा सिंह, हाँ जो जी, बिल्कुल। आपकी एक जो वो है जय श्री राम हाँ जी, हमारा प्ले है, प्ले है, उस उसमें प्ले में हनुमान जी उसमें का हनुमानो पात्र बने भी हैं। बिंदु दारा सिंह ही निभाते जी हैं। जी। तो मैंने बिंदु दारा सिंह से कांटेक्ट किया, तो पहले तो टाल मटोल किए कि जब उनको मैं मंदिर बोले मुझे मंदिर दिखाओ, मंदिर दिखाया, जैसी प्रतिमा दिखाया पता नहीं उनको क्या तो हुआ, वो हनुमान जी, पता नहीं हनुमान उनको का क्या भक्त हुआ, है। और वो तुरंत उन्होंने कहा कि मैं तो लौट रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ भिलाई। जी। और वैसे ही फिर हमने एक दिन पहले हनुमान जन्मोत्सव जी की पूर्व संध्या पे हमने द ग्रेट खली, जिन्होंने अंडरटेकर को हाँ जी, जिन्होंने बिल्कुल हराया बिल्कुल। और भारत का नाम पूरे विश्व में बलशाली रोशन महाबली। किया, महाबली, जी। तो उसे उनको हमने आमंत्रित किया, दोनों आए और बजरंगबली का अभिषेक किया, भिलाई की जनता से वो मिले। और ऐसे ही मैं अपने क्षेत्र में, और मेरे क्षेत्र में अगर नहीं भी है तो मैं अलग अलग जो धार्मिक स्थल है भिलाई क्षेत्र में जी। उसे मैं सजाने और संवारने का काम कर रहा हूँ। वेरी और गुड। इसी के साथ जो है झारखंड में बाबा बैजनाथ है, अच्छा। वो मेरा उससे उनसे मतलब मेरा प्रदेश भी नहीं है ना, मैं वहां रहता हूँ। मैं वहां गया, मैंने देखा कि वहां पे तकलीफ हो रही है, लोग जो नंगे पैर आते हैं तो गंदा पानी भी पैर में पड़ रहा है, और उसी को लेके लोग मंदिर में बाबा के पास जाते हैं। तो तत्काल मैंने अपना जो विधा वो निधि होता है, मतलब हमको पेमेंट मिलता है, मानदेय होता है, तो 3 महीने का मानदेय जो है 5 लाख रुपए मैंने वहां बाबा बैजनाथ के मंदिर में दे दिया। वाह। और वहां पे वो रबड़ की मैट लगी, ताकि जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और गंदे पैर लेके जो है बाबा तक ना जाए। अच्छा। तो वो मेरा प्रयास रहता है, ये नरेंद्र तो मोदी पुण्य जी, का कार्य है हमारा। बस नरेंद्र मोदी जी आदर्श हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं लगातार जो है जनता के बीच पहुंचूं, क्योंकि मुझे भी हमारे प्रदेश को जो मुख्यमंत्री मिले वो इतने सरल और सहज हैं, सिर्फ जनता की सेवा में लगे हैं, आदरणीय सम्मानित विष्णुदेव साई जी। और हमारे जो स्पीकर महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी, वो उनका भी बड़ा विनम्र वो है और जनता से लगातार रूबरू रहते हैं, तो इनसे सीखने का अवसर मिल रहा है, तो उसे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। मतलब आप जो है वो जनता से जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप उनका दुख दर्द समझते हैं, एक एक विषय को जानता हूँ। पार्षद रहने का क्या होता है कि आपका जो कांटेक्ट, जी, जो कनेक्ट हर व्यक्ति से होगा। बिल्कुल। आप बाय नेम जानते होंगे बिल्कुल। हर एक व्यक्ति को। उन व्यक्तियों को भी जानता हूँ, उनके 3 पीढ़ी को जानता हूँ, उनके बच्चों को भी जानता हूँ, चिंटू कौन है, पिंटू कौन है। पैराशूट विधायक नहीं है और कोई गॉडफादर नहीं है। और मैं ठीक है। अंकल आंटी को भी जानता हूँ, मुझे ये भी पता है कि कौन से अंकल जी कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं, मुझे ये भी पता है। तो मैं एक एक लोगों से, क्योंकि पार्षद रहा हूँ, तो सबसे कनेक्टिंग आप जैसे बताए हैं, और बस यही प्रयास है कि लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, विधायक उनको दिख बस जाए ना तो उससे भी संतुष्ट होते हैं, आधा % तो उसी से होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि 1 साल में मेरे कार्यालय में 0.1% लोग ही आए। तो मैंने सोचा कि मैं विधायक हूँ, 3 लाख मेरा जनसंख्या है, 2,42,000 मतदाता है, तो इतने लोग क्यों नहीं आए? तो पता चला कि ये आते नहीं है, वो चाहते हमने आपको जिताया है ना, आप हमारे पास आइए, समस्या का संज्ञान खुद लीजिए और समाधान कीजिए। वाह। तो इस नतीजे के साथ मैं लोगों के तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। तो विनम्रता है आप में। जी जी जी। कहते ना कि जो पेड़ को जब फल लगते तो झुक जाता है। जी जी जी। तो आप उसका प्रतीक है, उसका प्रमाण है। जी। बहुत सुंदर बात है जी। और ये तो मुझे लग रहा है जिस तरह जो आपकी निष्ठा है आपके कर्म के प्रति, आप जो कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए तो स्काई इज द लिमिट। आप तो बहुत आगे बढ़ेंगे। जी जी, धन्यवाद। इसके साथ हम आज की जो वार्तालाप है समाप्त करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे, और आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें, और अपने क्षेत्र को आप एक निपुण क्षेत्र बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कृपया आप हमारे सीजी भास्कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, कमेंट करें। हम इंस्टा पर हैं, ट्विटर पर हैं, पेज पर हैं, हर जगह। नमस्कार। नमस्कार।